हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 16 अक्टूबर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के सभी शिफ्टों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। अर्थात यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और यक्षगान एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो तटीय कर्नाटक जिलों में लोकप्रिय है। और यह केरल के लोक नृत्य कथकली के समान है। अर्थात कह सकते हैं कि यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है, जबकि कथकली केरल राज्य का लोक नृत्य है। बात करें भारत के सभी शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में। और भारत में 8 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें कि फर्स्ट है भरतनाट्यम और यह तमिलनाडु राज्य का है। सेकंड है मोहिनीअट्टम, यह केरल राज्य का है। थर्ड है कुचिपुड़ी, यह आंध्र प्रदेश राज्य का है। फोर्थ है कथकली, यह केरल राज्य का है। फिफ्थ है कथक, यह उत्तर प्रदेश राज्य का है। और सिक्स है उड़ीसी, यह उड़ीसा राज्य का है। सेवेंथ है सत्रिया नृत्य और यह असम राज्य का है। एट्थ है मणिपुरी और यह मणिपुर राज्य का है। इस प्रकार भारत में कुल 8 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य हैं। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि बैडमिंटन में लव शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है एक खिलाड़ी 0 पॉइंट। और बैडमिंटन में लव शब्द का अर्थ है कि एक खिलाड़ी 0 पॉइंट पर है। अर्थात लव शब्द बैडमिंटन में 0 स्कोर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की पृथ्वी के किस परत को नेफे कहा जाता है? तो इसका आंसर है क्रोड को। और क्रोड पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। और यह परत अर्थात पृथ्वी की आंतरिक परत निकिल और फेरस धातु से बनी होती है। और इन दोनों के प्रथम अक्षर से निफे बनता है। अर्थात निकिल और फेरस शब्द के प्रथम अक्षर से निफे बनता है, इसलिए इसे निफे कहते हैं। अर्थात नी अक्षर और फे अक्षर के संयोग से निफे बनता है। और इस आंतरिक परत को अर्थात क्रोड को बेरी स्फीयर भी कहा जाता है। बात करें में महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो पृथ्वी की 3 परत भूपरपट्टी या क्रस्ट, मेंटल और क्रोड होती है। और जैसे कि ये पृथ्वी का एक भाग है और सबसे ऊपरी परत भूपरपट्टी या क्रस्ट कहलाती है, बीच वाली परत मेंटल कहलाती है और सबसे अंदर की परत या आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि राज्य विधानमंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, अर्थात किस आर्टिकल में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 168 या आर्टिकल 168। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार अर्थात आर्टिकल 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर होगा। और विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, जबकि विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि पहला भारतीय उपमहाद्वीप साम्राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। और यह अर्थात मौर्य साम्राज्य भारत का पहला बड़ा साम्राज्य था। और मौर्य साम्राज्य अशोक के शासनकाल में चरम पर पहुंचा और बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्थात अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अशोक के काल में लगभग 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में मुगल पुतिस की अध्यक्षता में हुआ था। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य से। अर्थात मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। बात करें में छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में, तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी नया रायपुर में स्थित है। इसका उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीट हैं। और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 5 सीटें, जबकि राज्य विधानसभा की 90 सीट हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि गेटिंग ए ग्रिप ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर है मोनिका सेलेस की।
अर्थात गेटिंग ए ग्रिप ऑन माई बॉडी, माई माइंड, माई सेल्फ मोनिका सेलेस की आत्मकथा या बायोग्राफी है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर है हुगली नदी। बात करूं मैं फोर्ट विलियम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो फोर्ट विलियम कलकत्ता, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और यह हुगली नदी के तट अर्थात हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। और फोर्ट विलियम का निर्माण बंगाल प्रेसिडेंसी के समय हुआ था और यह कोलकाता में एक वास्तुशिल्प का चमत्कार है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की C2H6 का IUPAC नाम क्या है? तो इसका आंसर है एथेन, अर्थात C2H6 का IUPAC नाम एथेन है। बात करूं मैं IUPAC के पूरा नाम या फुल फॉर्म के संदर्भ में, तो I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन ऑफ, E फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड और C फॉर केमिस्ट्री होता है, अर्थात इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। अब आपके समक्ष बात करूं केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण गिनतियों के संदर्भ में। जैसे यदि किसी यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या 1 होती है तो उसे मैथ कहते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या 2 होती है तो उसे एथ कहते हैं। जैसे कि C2H6 में कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, इसलिए इसे एथेन कहते हैं। और यदि कार्बन परमाणु की संख्या 3 होती है तो उसे प्रोप कहते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या 4 होती है तो उसे ब्यूट कहते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या 5 होती है तो उसे पेंट कहते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या 6 होती है तो उसे हेक्स कहते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या 7 होती है तो उसे हेप्ट कहते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या 8 होती है तो उसे ऑक्ट कहते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या 9 होती है तो उसे नॉन कहते हैं, और यदि कार्बन परमाणु की संख्या 10 होती है तो उसे डेक कहते हैं। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विनियोग विधेयक का प्रावधान है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 204 में, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 में विनियोग विधेयक का प्रावधान है। और विनियोग विधेयक सरकार के द्वारा संचित निधि से धन निकालने की मंजूरी के लिए संसद में पेश किया जाने वाला विधेयक होता है। और भारत की संचित निधि गठित करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि दिल्ली के पुराना किले के अंदर स्थित किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी ने वर्ष 1541 में किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि तुलनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है नागालैंड राज्य में, अर्थात तुलनी महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। और यह नागालैंड के सुमी समुदाय का प्रमुख त्योहार है। और यह त्योहार अर्थात तुलनी महोत्सव मध्य वर्ष या जुलाई के माह में मनाया जाता है। और इस त्योहार को अर्थात तुलनी महोत्सव को अन्नी भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? तो इसका आंसर है 9 अगस्त 2016 को, अर्थात प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को 9 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था। और यह योजना नियोक्ताओं को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। और इस योजना की शुरुआत 9 अगस्त 2016 को हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रैमी अवार्ड से 4 बार सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार कौन थे? तो इसका आंसर है पंडित रविशंकर। और पंडित रविशंकर भारत के सितार वादक और संगीतकार थे। और पंडित रविशंकर वर्ष 1968 में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे। और उन्हें अर्थात पंडित रविशंकर को 4 अलग अलग वर्षों में यह अवार्ड अर्थात ग्रैमी अवार्ड मिला था। और यह ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा संगीत के क्षेत्र में। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि 20वीं शताब्दी में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने के पीछे कौन पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक है? तो इसका आंसर है केलुचरण महापात्र। और केलुचरण महापात्र एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक, गुरु और ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक थे। और वह अर्थात केलुचरण महापात्र उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। और नृत्य के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था।
और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है? तो इसका आंसर है पापुआ न्यू गिनी ने। और इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान, फिजी, पलाऊ, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, मालदीव, बहरीन, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, रूस आदि देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि संविधान का अनुच्छेद 129 अर्थात आर्टिकल 129 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। अर्थात संविधान का अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा का प्रावधान किया गया है। बात करूं मैं सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कान्या थे, जबकि 50वें मुख्य न्यायाधीश या सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। 91वें सीजेआई संजीव खन्ना होंगे और 52वें सीजेआई अर्थात मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई होंगे, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फातिमा बीबी थी। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि कैप्टन विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर है मुगल शासक जहांगीर के काल में। और जहांगीर का कार्यकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। अर्थात कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। बात करूं मैं विलियम हॉकिंस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, और वर्ष 1608 में सूरत में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज थे। और कैप्टन विलियम हॉकिंस समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यात्री था। और विलियम हॉकिंस हेक्टर जहाज से भारत आया था। और जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान, खान और फिरंगी खां की उपाधि प्रदान की थी। इसके अलावा जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को 400 मनसब भी प्रदान किया था। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि पहला महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया? इसका आंसर है इंग्लैंड में वर्ष 2009 में। अर्थात पहला महिला T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में वर्ष 2009 में खेला गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ए सुटेबल बॉय पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है विक्रम सेठ ने। अर्थात ए सुटेबल बॉय नामक पुस्तक को विक्रम सेठ ने लिखा था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि छठ पूजा कितने दिन तक मनाई जाती है? इसका आंसर है 4 दिनों तक। अर्थात छठ पूजा 4 दिनों तक मनाई जाती है। बात करूं मैं छठ पूजा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से शुरू होती है। दूसरे दिन खरना होता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ दिया जाता है, जबकि चौथे दिन उषा अर्घ दिया जाता है। और छठ पूजा के दौरान सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। और यह त्योहार अर्थात छठ पूजा कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। और इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। और छठ पूजा का त्योहार बिहार राज्य, झारखंड राज्य, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मनाई जाती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि मनरेगा योजना कब शुरू हुई? तो इसका आंसर है वर्ष 2006 में। अर्थात मनरेगा योजना वर्ष 2006 में नरेगा के नाम से शुरू हुई थी। बात करूं मैं नरेगा या मनरेगा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो नरेगा का पूरा नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। और नरेगा अधिनियम 2005 में आया था। और जबकि नरेगा योजना का आरंभ 2 फरवरी 2006 में हुआ था और तब यह भारत के कुल 200 जिलों में आरंभ हुई थी। और नरेगा योजना संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2008 से शुरू हुई थी। और नरेगा योजना की नोडल एजेंसी ग्रामीण विकास मंत्रालय या केंद्र सरकार है। और नरेगा का नाम मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 में हुआ था। और मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो इसका आंसर है रूस से। और मौलिक कर्तव्यों को रूस देश के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 51 में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है।
और मौलिक कर्तव्य संविधान में सरदार सोनसन समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। और ये अर्थात मौलिक कर्तव्य संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। और भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और ये सभी पॉइंट भी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई। इसका आंसर है वर्ष 1921 में। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में स्थित एक विश्वविद्यालय है। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना 10 फरवरी 1921 को बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि निकिल अर्थात आयरन पृथ्वी के कौन से भाग में पाया जाता है। तो इसका आंसर है क्रोड या नेफे में। और निकिल या आयरन पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड या नेफे में पाया जाता है। और इसका निर्माण अर्थात क्रोड का निर्माण मुख्य रूप से निकिल धातु और लोहे धातु से हुआ है, इसलिए इसे नेफे कहते हैं। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो पृथ्वी की 3 परत भूपरपट्टी या क्रस्ट, मेंटल और क्रोड हैं। और माना यह पृथ्वी का एक भाग है। और पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपरपट्टी या क्रस्ट कहते हैं। और यह भूपरपट्टी या क्रस्ट सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है। और पृथ्वी की दूसरी परत को मेंटल कहते हैं। और यह परत सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। और पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं। और यह निकिल और फेरस अर्थात लोहे से बनी होती है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपरपट्टी या क्रस्ट कहते हैं। और यह सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है। जबकि पृथ्वी की दूसरी परत को मेंटल कहते हैं। और यह सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। और पृथ्वी की तीसरी और सबसे आंतरिक परत को क्रोड या नेफे कहते हैं। और यह निकिल और फेरस अर्थात लोहे से बनी होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 125 में। और भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया है। बात करूं मैं सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के संदर्भ में, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 126 में कार्यवाहक अर्थात एडॉक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि गौरमार्या नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य से। और गौरमार्या नृत्य वायसन, हर्न, मांडिया जनजातियों का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक नृत्य है जो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में रहते हैं। और गौरमार्या नृत्य में एक जंगली भैंसे की गति की नकल की जाती है। और यह नृत्य अर्थात गौरमार्या नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा एक समूह में किया जाता है। बात करूं मैं छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य महत्वपूर्ण नृत्यों के संदर्भ में, तो पंथी नृत्य, राउत नृत्य, नाच नृत्य, पंडवानी नृत्य, वेदमती नृत्य, कापालिक नृत्य, भरथरी नृत्य और चंदनी आदि। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारत के किस मुख्यमंत्री को वर्ष 2023 में क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया। और इसका आंसर है हेमंत बिस्वा शर्मा। और यह असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और सिंगापुर सरकार ने सार्वजनिक सेवा में विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें अर्थात हेमंत बिस्वा शर्मा जी को ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर है आत्मा राम पांडुरंग ने। और प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष 1867 में मुंबई में आत्मा राम पांडुरंग ने की थी। बात करूं मैं प्रार्थना समाज से जुड़े प्रमुख नेताओं के संदर्भ में, तो जैसे कि आत्मा राम पांडुरंग, वासुदेव बाबाजी नौरंगे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, महादेव गोविंद रानडे, बामन अंबाजी मोदक और नारायण गणेश चंदावर आदि प्रमुख नेता थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है। तो इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा ने वर्ष 2023 में बुडापेस्ट में हुए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की
भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था और नीरज चोपड़ा ने इस स्पर्धा में 88.17 मीटर भाला फेंका था और बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि किशोरी अमनकर का संबंध किस राज्य से है। इसका आंसर है महाराष्ट्र राज्य से। बात करूं मैं किशोरी अमनकर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो इनका जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था और यह एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी और ये जयपुर घराने से जुड़ी थी। और वर्ष 1987 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और वर्ष 2002 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दर्शना झावेरी को पद्मश्री कब मिला। इसका आंसर है वर्ष 2002 में। और दर्शना झावेरी मणिपुरी नृत्यांगना है और इन्हें अर्थात दर्शना झावेरी को नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि झूम कृषि को किस राज्य में दहिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। और मध्य प्रदेश राज्य में झूम कृषि की पद्धति को दहिया या वेवर के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मौखरी वंश किस साम्राज्य का शासक घराना था। इसका आंसर है कनौज साम्राज्य का, अर्थात मौखरी वंश कनौज साम्राज्य का शासक घराना था। बात करूं मैं मौखरी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो मौखरी वंश की स्थापना गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हुई थी और मौखरी वंश का संस्थापक हरिवर्मा था और मौखरी वंश का अंतिम राजा गृहवर्मा था और इसकी राजधानी कन्नौज थी, अर्थात मौखरी वंश की राजधानी कन्नौज थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि गुलबर्ग स्मारक किस वंश से संबंधित है। तो इसका आंसर है बहमनी वंश से। और गुलबर्गा किला उत्तर कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में गुलबर्गा शहर में स्थित है और गुलबर्गा स्मारक दक्कन शैली की वास्तुकला का उदाहरण है। बात करें मैं बहमनी वंश के संदर्भ में, तो बहमनी वंश की स्थापना 3 अगस्त 1347 को तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सिलेक्शन डे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर है अरविंद अडिगा के द्वारा। और सिलेक्शन डे वर्ष 2016 में प्रकाशित एक खेल कथा उपन्यास है और अरविंद अडिगा को उनके पहले उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लिए वर्ष 2008 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहां आयोजित किया गया था। इसका आंसर है ब्रिटेन के बर्मिंघम में। और पहला राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में खेला गया था। और इसी पॉइंट के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।